बहुत समय पहले की बात है। सुरजनपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। गोपाल सेठ बंसीलाल के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ बंसीलाल गोपाल को पैसे देता था, जिससे गोपाल और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोहन और मीरा पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ बंसीलाल जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा। अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर गोपाल काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ बंसीलाल कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने बंसीलाल जी से 3000 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1200 हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1200 काट रहा हूँ। हाँ रमेश भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ बंसीलाल ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी पिछली बार सेठ बंसीलाल ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस बंसीलाल ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। और ऐसे बात करके सभी लकड़हारे अपने काम पे लग जाते हैं। काम करने के बाद सभी सेठ बंसीलाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? राधा, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं राधा, ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ बंसीलाल सबको पगार देता है। अरे रमेश, ये ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 3000 है। मैंने तो इस महीने 4000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम करने के महीने में 4000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख रमेश, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। यह 3000 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे रमेश के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। रमेश चुपचाप वो पैसे रख लेता है। गोपाल, या लो तुम्हारे 3500। पर सेठ जी, 3500 क्यों? मेरे तो पूरे 4000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और न ही कोई आराम किया। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है,
पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 4,000 की हुई थी ना। अब 3,500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 3,500 ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे गोपाल के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सेठ बंसीलाल एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी ना किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं रमेश, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 3,000, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं रमेश? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ बंसीलाल ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। आ गए, आप कितनी पगार मिला है? राधा, इस बार सेठ जी ने बस 3,500 ही दिए हैं। बस 3,500? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1,000 निकल जाएंगे। फिर 2,500 में क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ राधा, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं राधा, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद में कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर गोपाल काम पर निकल जाता है और जैसा कि गोपाल ने कहा था, वो बंसीलाल के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। गोपाल पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह गोपाल को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर गोपाल वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। ये देखकर गोपाल बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वो गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहाँ से निकल जाता है, तब गोपाल की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तलों तो कुचला ही जाता। पर ये मैं कहाँ आ गया? गोपाल ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक मटके पर पड़ जाती है। गोपाल उस मटके के पास जाता है। यह कैसी गुफा है? यह कैसी मटकी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। गोपाल जैसे ही उस मटके को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। ये आवाज सुनकर गोपाल एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है और वो गोपाल से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस मटके पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये मटका किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। गोपाल, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है
जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसीलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस मटके को छू पाए। अब तुमने इस मटके को छुआ है तो यह मटकी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये मटकी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत गोपाल, तुम यह मटकी ले जाओ। ये कोई साधारण मटकी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई मटकी है। जादुई मटकी? क्या यह वही जादुई मटकी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई मटकी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ गोपाल, ये वही जादुई मटकी है। अब तुम इस मटकी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस मटकी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस मटकी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस मटकी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस मटकी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। गोपाल मटकी को लेकर घर आ जाता है। राधा, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक मटकी लाए हो? अच्छा, सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे राधा, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी मटकी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई मटकी। गोपाल राधा को वो सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुआ। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि इस मटके में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ राधा, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। गोपाल थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने राधा को रखने को दी थी। राधा, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। राधा चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे मटकी में डाल देती है। वो जैसे ही चंदन की लकड़ी उस मटकी में डालती है, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ राधा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मोहन और मीरा के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन गोपाल बंसीलाल सेठ के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर गोपाल चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी गोपाल से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर गोपाल को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर गोपाल घर आ जाता है। ये देखो राधा, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मोहन और मीरा के स्कूल के फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई मटकी है, तो अब आपको उस सेठ बंसीलाल के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ राधा, मैं सेठ बंसीलाल जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ बंसीलाल जी से मेरे साथ साथ वह लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सब का भला करूं। वह सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर बंसीलाल ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत
और सामूहिक सहयोग से बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं।